हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये महेश वर्णवाल के द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह है। ये 6 से 12 क्लास तक की है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से शुरुआत करेंगे। इतिहास क्या होता है उसके बारे में डिफिनेशन है। इतिहास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, इतिहास के जनक किसे बोलते हैं? तो हेरोडोटस को बोलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? ये राज तरंगिणी की पुस्तक है। ये राज तरंगिणी पुस्तक है जिसे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक मानी जाती है। और इसे लिखा किसने है? कल्हण ने लिखा है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये आहत सिक्के कहलाते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये स्टुअर्ट पिगट की है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। इंतु का प्रयोग भारत के लिए किया है चीनी यात्रियों ने। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इपिग्राफी बोलते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को इपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? ये हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष नाम का उल्लेख प्रथम बार अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये B.A. स्मिथ ने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। यहाँ पे इतिहास है, हिस्ट्री। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, 3 कालों में बांटा गया है। तो प्रथम प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक की है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक पढ़ा जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु ये अपठनीय है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ये 600 ईसा पूर्व से आगे है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। बारी बारी से हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो ये गुप्त वंश का वायु पुराण में उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। यहां ध्यान रहे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी बोलता है। ठीक है। विष्णु पुराण
किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण, जबकि वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त वंश से के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? नारद स्मृति से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो ये मनु के द्वारा रचित मनु स्मृति है। गुप्त काल शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो ये शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहलाता है। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक चार्ल्स डार्विन को माना गया है। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये रेहला से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था ह्वेनसांग ने। अब जानेंगे प्रमुख अभिलेख व शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल की है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल की है, ओडिशा में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलसरी। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो ये रवि कीर्ति ने, जबकि प्रयाग स्तंभ अभिलेख पे हरि सिंह ने लिखा था। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन उस समय के शासक थे। मंदसौर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी बौद्ध स्तंभ लेख से मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सीयू की पुस्तक में किया है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सीयू की पुस्तक में किया है। ह्वेनसांग ने ही हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अलवरुनी ने किया था। मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो ये पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। और पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। अब हम जानेंगे चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखकों का बारे में जानते हैं। जैसे फाहियान पहला था, ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। भारत दशा का विवरण इसकी रचना है और विवरण जानते हैं। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत की यात्रा की थी। उसी समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां, जैसे जो बाटर एक्सचेंज होता था उसका माध्यम क्या था? तो कौड़ियां था। तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बनाया था, भगवान गिफ्ट ऑफ गॉड बनाया था। ह्वेनसांग ये 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। सीयू की पाश्चात्य संसार के लेख इसकी रचना है। सीयू की पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था।
इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? तो ह्वेनसांग को। इत सिंह आया था 673 से 675 ईस्वी तक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचना है। और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इत सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख, एरन एडिक्ट से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज, इसको पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में डिवाइड किया गया। यहाँ पे नियो है। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है। और मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल है। इसके अंतर्गत देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, तो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, देखिए पूरा ये 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल, ये इसको डिवाइड किया जा रहा है 3 में। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक। तो देख लीजिए 26 लाख से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज को डिवाइड किया गया है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो ये पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से अलग था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। पूछा गया, बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबा, कॉपर का प्रयोग किया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण काल की पहचान की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु क्या था? कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो यह मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड से माना जाता है। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज से स्टार्ट हो गया था। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज से प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा खदानों की कृषि पूछ सकता है कि सीधे कि मानव द्वारा कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण एज में हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो ये जौ यानी कि बार्ले था। चैल्कोलिथिक युग, चैल्कोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे ताम्र पाषाण युग, कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाण युग
कॉपर स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल ये देखते हैं, देखिए इनाम गांव ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है। इस यहां से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो इनाम गांव महाराष्ट्र से मिले हैं। और यहां से कच्ची मिट्टी के मकान भी मिले हैं। डायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहां से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो डायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है डायमाबाद महाराष्ट्र में। नबदा टोली जो महाराष्ट्र में है, इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया था। नबदा टोली साइट का जो एक्सकावेशन हुआ था। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, यानी कि ब्लैक पेंटेड पॉटरी के प्रमाण मिले हैं। कहां से? नबदा टोली महाराष्ट्र से। नेवासा जो महाराष्ट्र में है, वहां से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। कहां से? नेवासा जो महाराष्ट्र में है। ताम्रवती जो राजस्थान में है, यहां से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। मृदभांड का मतलब यहाँ पे जो पॉटरी होता है, घड़ा होता है, उससे संबंधित है। तो ये सारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबक के द्वारा किया गया था। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे। कौन? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये नवपाषाण काल से। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्राप्त हुई है। पेबल उपकरण, पेबल टूल्स किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से पेबल उपकरण संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ये आहार संस्कृति ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार, माइक्रोलिथिक टूल्स किस काल से संबंधित है? तो ये मध्यपाषाण काल से संबंधित है, मेसोलिथिक एज से संबंधित है माइक्रोलिथिक टूल्स। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। मानव की आखेटक यानी कि जो हंटर होते थे और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर, हंटर और फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये पुरापाषाण काल से यानी कि पैलियोलिथिक एज से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आज भी मृत्यु होती है तो सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रखा जाता है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो ये महदाह और सराय नहार राय हैं। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल महदाह और सराय नहार राय है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो ये मध्य पुरापाषाण काल में हुए थे। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल से सीखा है। भारत में जीवाश्म यानी कि जीवों का अंश फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़
से मिला है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। नबदा टोली, यह कहां है? महाराष्ट्र में है। नबदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच डी सांकलिया ने किया था। नबदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, पहले ये महाराष्ट्र में था। ठीक है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये सराय नाहर राय से हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृदभांड पात्र माने ग्रे पॉटरी कहाँ का नामकरण कहां से हुआ था? तो हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पॉटरी पात्र का नामकरण कहां से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतका गंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी। वर्तमान में कोटदीजी कहां है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतका गंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी, ये सारे पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। देखते हैं कि नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे और कौन से राज्य में। बुर्ज होम, ये देखिए कश्मीर में बुर्ज होम। कब्रों में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुए हैं? तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। गुफ कराल, ये कश्मीर में गुफ कराल है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। हड्डी निर्मित औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण यानी कि ग्रे पॉटरी का सर्टिफिकेशन जो प्रूफ मिला है ग्रे पॉटरी का। सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य यानी कि एविडेंस प्राप्त हुए हैं। सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य मिले हैं कहां से? गुफ कराल से। कहां है? कश्मीर में। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं की तीन व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। ये महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ी यानी कि जो राउंड हट होते हैं उसके प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य महदहा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कुलडीहवा जो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास, यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है कुलडीहवा उत्तर प्रदेश को। संगनकल्लू ये कहाँ है? कर्नाटक में है। यूपीएससी के द्वारा इसको पूछा भी गया है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। पिकल्लीहल ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के रूप में यहाँ से प्राप्त हुए हैं पिकल्लीहल। चौपानी मांडू ये उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडू मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। ये देखिए सारूतारो है। सारूतारू ये कहाँ है? असम में। सारूतारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़िया व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे सारे साइट्स है जो आपको मैच कराने के लिए दे दिए जाते हैं। जैसे यूपीएससी अभी पूछ रहा है क्वेश्चन, वैसे ही सारे एग्जाम भी ऐसे पूछ सकते हैं कि छोपानू मांडे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पिकल्लीहल कहाँ है? कर्नाटक में। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। सारूतारू असम में। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए दे सकता है। और देखते हैं कि चिरांद कहाँ है? बिहार का फेमस साइट है चिरांद। ये हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित है। हड्डी के उपकरण चिरांद बिहार से प्राप्त हुए हैं। दाओजली कहाँ है? असम में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य दाओजली असम से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए असम के 2 साइट मुख्य है, सारूतारू और दाओजली। अब हम हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई
पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इसका जो लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से। लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांसा किससे तैयार होता है? कॉपर और टीन से। कांसा है जो यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है जो कॉपर प्लस टीन, टीन को एसन से लिखते हैं, कॉपर प्लस टीन से को मिलाकर ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है रंगपुर। ऐसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखिए, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में, सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए? तो ये कालीबंगन। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स यानी कि काली चूड़ियां, यहीं से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। कई बार यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा का, ध्यान रखें, लोहा यहाँ से नहीं मिला है, हड़प्पा सभ्यता से लोहा नहीं मिला है। गाय का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। मंदिर का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। और याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ा का भी जिक्र नहीं मिलता है, उसका एविडेंस नहीं मिलता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो हरियाणा में है, घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। कौन? बनावली जो हरियाणा में है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे? गुजरात में। और धौलावीरा किसके लिए जाना जाता है? ये जल की उन्नत जो स्टोरेज प्रणाली के लिए, यानी कि संरक्षण प्रणाली के लिए धौलावीरा को जाना जाता था। और यहीं पे एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा गुजरात से हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात के पोर्ट सिटी था, ठीक है, माने कि बंदरगाह था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जो माने पोर्ट जो बंदरगाह, उसी को गोदीवाड़ा कहते हैं, जहां पे जहाज रुकता है, जहाज का कार्य निर्माण कार्य होता है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो ये वर्गाकार था, स्क्वायरल था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ध्यान रखें, घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं हुआ है, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। और देखिए ध्यान रखें, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे सबसे ज्यादा जो हुआ है यूनिकॉर्न का, जो बैल जैसा होता था, यूनिकॉर्न का सबसे ज्यादा अंकन हुआ है। और ध्यान रखिए ये मोहर किससे बने होते थे? तो अस्टिएटाइट का ये बना होता था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ था। संदर्भ सभ्यता की समकालीन यानी कि कंटेम्पररी मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था वो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। संदर्भ सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता
ये कहाँ पे, कौन सी नदी पे, तो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अभी वर्तमान में नील नदी जो मिस्र का वरदान कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, वृषभ मतलब बैल होता है, बैल मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगान से। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर प्राप्त हुई है कहाँ से, कालीबंगन राजस्थान से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि लेखन कला की सबसे पहले प्रणाली किसने विकसित किया था, तो सुमेरियन सिविलाइजेशन ने, सुमेरियन सभ्यता ने। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, तो गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृदभांड है, यानी कि पॉटरी है। मृदभांड मतलब पॉटरी, घड़ा। भारत में किस प्रकार के मृदभांड पॉटरी द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, तो उत्तरी काली पॉलिशकृत मृदभांड, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में किस प्रकार के पॉटरी यानी कि मृदभांड द्वितीय नगरीकरण जो सेकंड अर्बेनाइजेशन हुआ था उसके प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, तो उत्तरी काली पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सेल खड़ी यानी कि एस्टिएटाइट का उपयोग किया जाता था। ध्यान रहे कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण यानी कि मुहरों के निर्माण में मुख्यतः सेल खड़ी या एस्टिएटाइट का निर्माण किया जाता था, उपयोग किया जाता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया था। यूपीएससी पीटी में ये सेम टू सेम पूछा गया है कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा की सीमा क्या क्या थी, इसके चारों तो देखते हैं। देखिए, उत्तर में मांडा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो साइड था, सबसे उत्तरी भाग का साइड था वो मांडा था जम्मू कश्मीर में। सबसे पूरब में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, और सबसे पश्चिम में ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो है यहाँ सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। और जबकि सबसे दक्षिण में डैमाबाद महाराष्ट्र में है, डैमाबाद महाराष्ट्र। ये हड़प्पा की सीमा है, मतलब कि चारों तरफ से घिरे हुए, सबसे नॉर्थ में, सबसे वेस्ट में, सबसे ईस्ट में और सबसे ये साउथ में है। अब हम जानते हैं हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में कुछ तथ्य हैं जो दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको मैनेज कीजिएगा, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन हम बोलेंगे उस तरीके से आप सुनते जाएं। देखिए, हड़प्पा स्थल ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है। व्हीलर माधव स्वरूप वत्स मेनली हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। उनको असिस्ट किया था बाद में फिर व्हीलर माधव स्वरूप वत्स ने। ये 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, यहीं पे लाहौर भी रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा को अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रहे हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, अन्न भंडार जो ग्रेट ग्रैंडरी बोलते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि ब्रॉन्ज जो मिरर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये यूपीएससी भी पूछा है। तो ये कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं, इसे माउंड ऑफ डेड बोलते हैं, इसे मृतकों का टीला बोलते हैं।
ये कहाँ पे, लरकाना जिला पाकिस्तान में है। लरकाना जिला पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने और बाद में इसे मॉर्टिमर व्हीलर ने भी उत्खनन किया था। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और ये कौन सी नदी किनारे हैं, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, जबकि हड़प्पा रावी नदी किनारे है। विशाल स्नानागार, देखिए ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल अन्न भंडार कहाँ से, हड़प्पा से, जबकि विशाल स्नानागार ग्रेट जो बात है वो कहाँ से, स्नान करने वाला विशाल स्नानागार कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पुरोहितों का आवास महाविद्यालय, महाविद्यालय भी प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। 16 मकानों का बैरक कहाँ से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, जो डांसिंग गर्ल होता है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, उसका चित्र मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति बियर्ड प्रिस्ट की मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब जानते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ है, अहमदाबाद जिला में गुजरात में है। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1955 एवं 1962 के बीच में इसकी खुदाई हुई थी। और ये लोथल है भोगवा नदी किनारे। ये गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जो पॉट यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बंदरगाह जो जहाज का निर्माण कार्य होता था। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिता, जो फायर अल्टार होते थे, अग्निवेदिका होते थे, जहाँ पे जो अग्नि कार्य जो किए जाते थे, आग जलाए जाते थे, जो अग्निकुंड से समझ लीजिए कि वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका यानी कि अग्निकुंड प्राप्त हुए कहाँ से, लोथल से। और हाथी दांत भी प्राप्त हुए। पूछा जाता है क्वेश्चन, हाथी दांत कहाँ से, तो लोथल से। चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, यहीं से प्राप्त हुआ है। घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई लोथल से। हालांकि इसका एविडेंस पूरी तरीके से सही नहीं है। तीन युग्मित समाधियां भी पूछा जाता है कि कहां से प्राप्त हुई है, तो लोथल से, लोथल गुजरात से 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई है। चलाक लोमड़ी का चिन्ह, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चलाक लोमड़ी का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। चनहुद्रो कहां पे है, ये सिंध पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो दोनों सिंधु नदी किनारे है। और अर्नेस्ट मेके व एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। मनके बनाने का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है चनहुद्रो। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यहाँ से। लिपस्टिक का कांच से गाड़ी, बकराकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। काजल, पाउडर सारे यहाँ से चनहुद्रो से प्राप्त किए गए हैं। कालीबंगा, ये राजस्थान हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज की थी। 1953 से 60 तक इसके बीच में खुदाई हुई थी। और ये घग्गर नदी किनारे है। कौन, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो फायर अल्टार होते हैं वो कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट यानी नकाशीदार ईंट की प्राप्ति भी कालीबंगन राजस्थान से हुआ है। चुनिया की प्राप्ति, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली भी प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार हरियाणा में। इसकी खोज सूरजभान ने किया था 1969 में। ये घग्गर नदी किनारे है। ये ताम उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। कोट दीजी कहाँ पे, खैरपुर पाकिस्तान में है। इसे धोरिये एवं फजल अहमद खान ने खोज की थी 1935 से 1955 के बीच में। कोट दीजी जो सिंधु नदी किनारे है उसकी खोज की गई थी, खुदाई की गई थी। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, तो कोट दीजिए कैसा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जहाँ पे किलेबंदी यानी कि फोर्ट का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। और एक कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे की साक्ष्य प्राप्त होती है कोट दीजी से। बनावली हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में। RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी। और ये सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। मिट्टी का हाल जो खिलौना है यहीं से प्राप्त हुआ है, बनावली से। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, पूछा गया क्वेश्चन है कि सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और मिट्टी का हाल खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। जौ के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए, बनावली हरियाणा से। देखिए रोपड़ रूपनगर पंजाब में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था और 1955 में इसकी खोज की गई थी। ये सतलज नदी के
किनारे है रोपड़। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी कॉपर एक्स, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है रोपड़ पंजाब से। अब हम जानते हैं रोपड़ देखिए पंजाब में है, जबकि रंगपुर कहाँ है, काठियावाड़ गुजरात में है। इसकी खोज किया था SR राव ने 1954 ईस्वी में। यह भादर और या मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। ज्वार बाजरा के लिए कि ज्वार बाजरा यहां से प्राप्त हुआ है। 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि धान की भूसी कहां से प्राप्त हुई है, तो रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में मेरठ में, ये सबसे पूर्व की साइट है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज किए थे 1958 में, और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है आलमगीरपुर। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो पॉटरी आता था उस पर रंगीन चित्रकारी किया गया था, इसका साक्ष्य आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है। सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, इसकी खोज किया गया था ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 एवं 1962 के बीच इसकी खुदाई की गई थी। और ये दास्क नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर कौन सी नदी किनारे है, तो दास्क नदी किनारे। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं सुतका गेंडोर से। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और एक ये बंदरगाह है कौन, सुतका गेंडोर। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट माने सबसे उत्तरी जो साइट है, स्थल है, वो कौन सा है, मांडा है। और इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था 1982 में। और ये चेनाब नदी किनारे है। यहाँ से चाट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वनाग्र, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। सुतका कोह कहाँ पे, पेरिन बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स के द्वारा की गई थी 1962 में। और इस सादी कौर नामक नदी के किनारे सुतका कोह है। 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, सुतका कोह से। सुरकोटदा के बारे में जानते हैं। सुरकोटदा ये गुजरात में है। इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा 1964 में किया गया था। यह सरस्वती नदी किनारे सुरकोटदा। और कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, पूछा गया क्वेश्चन है तराजू का पलड़ा, घोड़े की हड्डी या कलश समाधान की साइड की कहां से प्राप्त हुई है, तो सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम को माना जाता था। माने कि आप 2 किलो गेहूं दो तो हम 2 किलो आपको चावल दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन माना जाता था। अब हम वैदिक काल से बनने वाले प्रश्न को देखते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब ज्ञान, नॉलेज है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ को संबंधित इंगित करता है आर्य शब्द। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है यानी कि 10 डिविजन्स है और 1028 हिम्स है यानी कि सूत्र है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 3 वेदों के लिए त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है, जिसमें आता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है त्रयी में। यज्ञ संबंधी विधानों की जानकारी यजुर्वेद में दी गई है। यज्ञ संबंधी विधानों की जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त की जाती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पे, इंडियन फिलॉसफी ट्रेडिशन पे उपनिषद आधारित है। ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद यानी कि जो नचिकेता यम डायलॉग हुआ था वो कौन से उपनिषद से प्राप्त होता है, तो ये कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो ये कैकेय के शासक थे, कैकेय के।
मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। मोक्ष प्राप्त के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो ये उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो ये चिनाब नदी के किनारे चिनाब नदी के रूप में की जाती है, जैसे कि बितस्ता को झेलम के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो ये सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो शुल्बसूत्र है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्बसूत्र। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द को देखते हैं। आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय, गाय को प्राचीन नाम अघन्या कहा जाता था जिसका वध न हो। राजा, राजा को गोपा कहा जाता था, गोपा। जबकि अतिथि को गोहंता या गोहन, गोहंता या गोहन अतिथि को कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत, धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम गोमत था। युद्ध को एक मिनट, ठीक है। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, इसके प्राचीन नाम देखते हैं। आधुनिक नाम क्या है? जैसे गाय, इसका प्राचीन नाम था अघन्या जिसका वध न हो। राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, गोमत। जबकि युद्ध को गविष्टु, गेसु या गम्य कहा जाता था। युद्ध को गविष्टु, गविष्ट, गेसु, गम्य के नाम से जाना जाता था। पुत्री को दुहिता, दुहिता कहा जाता था पुत्री को। अनाज को धान्य कहा जाता था, अनाज को धान्य। मरुस्थल को धन्व, मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि उर्वरा के रूप में जानी जाती थी। पशुचारण योग भूमि जिसे खिल्ल कहा जाता था, खिल्ल, खिल को पशुचारण योग भूमि कहा जाता था। और हल से बनी नालियां, इसे सीता कहा जाता था। हल से बनी नालियां को, जैसे कि हल ऐसे चलेगा, खेत ऐसे है, तो ये जो नाली टाइप के ऐसे बन गया तो उसको बोलेंगे ये कि सीता बन गया। हल से बनी नालियां सीता कहा जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो ये सामवेद, सामवेद। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड से किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। पूर्व वैदिक काल में इन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो इसका सिक्का, सिक्का के लिए। यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग है जो एक आभूषण के रूप में किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में, बाद के समय में उसका प्रयोग है जो सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब हम जानते हैं चार वेद और उसके ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता और उपवेद यानी कि प्रवर्तक। तो ऋग्वेद पहला वेद है, इसके बारे में। इसके ब्राह्मण वेद हैं कौशितकी या ऐतरेय, ऐतरेय। इसके ब्राह्मण क्या है ऋग्वेद के? कौशितकी, ऐतरेय। इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 मंत्र हैं। और उपनिषद कौशितकी उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। अरण्यक, ऐतरेय और कौशितकी। अध्येता इसे जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? इसके पुरोहित को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री बोला जाता था। और उपवेद इसके आयुर्वेद है, जिसे इसके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति, प्रजापति। देखिए एक ही जगह है जो सबको कंबाइन करके लिख दिया गया है, बहुत ही अच्छा पुस्तक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसे ब्राह्मण है तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण किस में आते हैं? यजुर्वेद में। और इसके उपनिषद तैतरीय, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर, ईश उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद। इसमें अरण्यक है तैतरीय उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, इसमें अरण्यक आता है तैतरीय, बृहद अरण्यक, शतपथ। और इसके जो पुरोहित होते हैं यजुर्वेद को पढ़ने वाले, उसको अधर्वयु कहते हैं, अधर्वयु।
देखिए यजु में यह आ रहा है अंतिम में, इसमें भी अधर्वयु आ रहा है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। उपवेद इसका है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक है धनुर्वेद के विश्वामित्र। सामवेद इसके ब्राह्मण है पंचवीस, इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। 25 हैं ब्राह्मण सामवेद के और इसमें 1875 मंत्र दिया गया है। इसके उपनिषद है केन उपनिषद या और छंदोग्य उपनिषद सामवेद के हैं। जैमिनीय अरण्यक, छंदोग्य अरण्यक इसके सामवेद के अरण्यक हैं। अध्येता इसके कहे जाते थे पुरोहित उद्गाता, तो सामवेद के पढ़ने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। और इसके जो उपवेद है गंधर्व वेद है, इसके प्रवर्तक नारद हैं, नारद। अथर्ववेद इसके ब्राह्मण है गोपथ और 6000 मंत्र इसमें दिया गया है। मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद इसके उपनिषद है अथर्ववेद के। तो मुंडक उपनिषद से ही सप्तमेव जयते को लिया गया है। ब्रह्म इसे कहलाते हैं अथर्ववेद, जो पुरोहित होते हैं अथर्ववेद को पढ़ने वाले उसे ब्रह्म कहलाते हैं। और ये शिल्प वेद यानी कि उपवेद इसका शिल्प वेद है अथर्ववेद का और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है।